समझौता। शादी के दिन देवर के घर कैसे पहुंच गई जानवी। जब माँ का फ़ोन आया तब मैं बाथरूम से बाहर निकल रहा था। मेरे रिसीवर उठाने से पहले ही जानवी ने फ़ोन पर वार्तालाप आरंभ कर दिया था। माँ उससे कह रही थी, जानवी, मैंने तुम्हें एक सलाह देने के लिए फ़ोन किया है। मैं जो कुछ कहने जा रही हूँ वह सिर्फ मेरी सलाह है, सास होने के नाते आदेश नहीं। उम्मीद है तुम इस पर विचार करोगी और हो सका तो मानोगी भी। बोलिए माँ जी। बेटी, तुम्हारे देवर पवन की शादी है। वह कोई गैर नहीं, तुम्हारे पति का सगा भाई है। तुम दोनों के व्यापार अलग हैं, घर अलग है, कुछ भी तो साझा नहीं है। फिर भी तुम लोगों के बीच मधुर संबंध नहीं है, बल्कि यह कहना अधिक सही होगा कि संबंध टूट चुके हैं। मैं तो समझाती हूँ कि अलग अलग रहकर संबंधों को निभाना ज़्यादा आसान हो जाता है। वैसे उसकी गलती क्या है? बस यही कि उसने तुम दोनों को इस नए शहर में बुलाया, अपने साथ रखा और नए सिरे से व्यापार शुरू करने को प्रोत्साहित किया। हो सकता है उसके साथ रहने में तुम्हें कुछ परेशानी हुई हो, एक दूसरे से कुछ शिकायतें भी हो, किंतु इन बातों से क्या रिश्ते समाप्त हो जाते हैं? उसकी सगाई में तो तुम नहीं आई थी, किंतु शादी में जरूर आना। बहू का फर्ज परिवार को जोड़ना होना चाहिए। तो क्या मैंने रिश्तों को तोड़ा है? पवन ही सब जगह हमारी बुराई करते फिरते हैं। लोगों से यहाँ तक कहा है मेरा बस चले तो भाभी को गोली मार दूं। उसने आते ही हम दोनों भाइयों के बीच दरार डाल दी। माँ जी, दरार डालने वाली मैं कौन होती हूँ? असल में पवन के भाई ही उनसे खुश नहीं हैं। मुझे तो अपने पति की पसंद के हिसाब से चलना पड़ेगा। वे कहेंगे तो आ जाऊंगी। देखो, मैं यह तो नहीं कहती कि तुमने रिश्ते को तोड़ा है, लेकिन जोड़ने का प्रयास भी तो नहीं किया। रही बात लोगों के कहने की, तो कुछ लोगों का काम ही यही होता है। यह उधर उधर की झूठी बातें करके परिवार में संबंधों में फूट डालते रहते हैं और झगड़ा करा कर मजा लूटते हैं। तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुमने दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया। देखो जानवी, मैंने आज तक कभी तुम्हारे सामने चर्चा नहीं की है, किंतु आज कह रही हूँ। तुम्हारी शादी के बाद कई लोगों ने हमसे कहा, आप कैसी लड़की को बहू बनाकर ले आए? इसने अपनी भाभी को चैन से नहीं जीने दिया, बहुत सताया। अपनी भाभी की हत्या के सिलसिले में इसका नाम भी पुलिस में दर्ज था। कुंवारी लड़की है, शादी में दिक्कतें आएंगी, यही सोचकर रिश्वत खिलाकर उसका नाम घर वालों ने उस केस से निकलवाया है। अगर शादी से पहले हमें यह समाचार मिलता तो शायद हम सच्चाई जानने के लिए प्रयास भी करते, लेकिन तब तक तुम बहू बनकर हमारे घर आ चुकी थीं। कहने वालों को हमने फटकार कर भगा दिया था। यह सब बताकर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती, बल्कि कहना यह चाहती हूँ कि आंखें बंद करके लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। खैर, मैंने तुम्हें शादी में आने की सलाह देने के लिए फ़ोन किया है। मानना न मानना तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है। इतना कहकर माँ ने फ़ोन काट दिया था। माँ ने कई बार मुझे भी समझाने की कोशिश की थी, किंतु मैंने उनकी पूरी बात कभी नहीं सुनी, बल्कि उन पर यही दोषारोपण करता रहा कि वह मुझसे ज़्यादा पवन को प्यार करती हैं, इसलिए उन्हें मेरा ही दोस्त नज़र आता है, पवन का नहीं। इस पर वह हमेशा यहाँ से रोती हुई ही लौटती थीं, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि मैं खुद भी पवन के खिलाफ था, हमेशा दूसरों की बातों पर विश्वास करता रहा। इस तरह हम दोनों भाइयों के बीच खाई चौड़ी होती चली गई, लेकिन फ़ोन पर की गई माँ की बातें सुनकर कुछ हद तक उनसे सहमत ही हुआ। माँ यहाँ नहीं रहती थीं, शादी की वजह से ही पवन के पास उसके घर आई हुई थीं। वह हम दोनों भाइयों के बीच अच्छे संबंध न होने की वजह से बहुत दुखी रहती, इसीलिए यहाँ बहुत कम ही आती। लोग सही कहते हैं, अधिकतर पति पारिवारिक रिश्तों को निभाने के मामले में पत्नी पर निर्भर हो जाते हैं, उसकी नज़रों से ही अपने रिश्तों को मूल्यांकन करने लगते हैं। शायद यही वजह है पुरुष अपने माता पिता, भाई बहनों आदि से दूर होते जाते हैं और ससुराल वालों के नज़दीक होते जाते हैं। दूसरे शब्दों में यूँ भी कहा जा सकता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपने रक्त संबंधों के प्रति अधिक वफादार होती हैं, इसीलिए अपने मायके वालों से उनके संबंध मधुर बने रहते हैं, बल्कि
कड़ी बन कर के पति को भी अपने परिवार से जोड़ने का प्रयास करती रहती हैं। वैसे पुरुष का अपनी ससुराल से जुड़ना गलत नहीं है। गलत है तो यह कि पुरुष रिश्तों में संतुलन नहीं रख पाते। वह नए परिवार से तो जुड़ते हैं किंतु धीरे धीरे अपने परिवार से दूर होते चले जाते हैं। भाई भाई में भाई बहनों के कहा सुनी कहाँ नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं होता कि संबंध समाप्त कर लिए जाएं। मेरे साथ यही हुआ। जाने अनजाने में पवन से ही नहीं अपने परिवार के अन्य सदस्यों से भी दूर होता चला गया। सही मायने में देखा जाए तो संपन्नता व कामयाबी के जिस शिखर पर बैठकर मैं और मेरी पत्नी गर्व महसूस कर रहे थे, उसकी जमीन मेरे लिए पवन ने ही तैयार की थी। उसके पूर्ण सहयोग व प्रोत्साहन के बिना अपनी पत्नी के साथ मैं इस अजनबी शहर में आने व अल्प पूंजी से नए सिरे से व्यापार शुरू करने की बात सोच भी नहीं सकता था। उसका आभार मानने के बदले मैंने उस रिश्ते को दफन कर दिया। मेरी उन्नति में मेरी ससुराल वालों का 1% भी योगदान नहीं था, किंतु धीरे धीरे वही मेरे नज़दीक होते गए। दोष जानवी का नहीं, मेरा था। मैं ही अपने निकटतम रिश्तों के प्रति ईमानदार नहीं रहा। जब मैंने ही उनके प्रति उपेक्षा का भाव अपनाया तो मेरी पत्नी जानवी भला उन रिश्तों की कद्र क्यों करती। समाज में साथ रहने वाले मित्र, पड़ोसी, परिचित सब हमारे हिसाब से नहीं चलते। हम में मतभेद भी होते हैं, एक दूसरे से नाखुश भी होते हैं, आगे पीछे एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं, लेकिन फिर भी संबंधों का निर्वाह करते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं। फिर अपनों के प्रति हम इतने कठोर क्यों हो जाते हैं? उनकी जरा जरा सी त्रुटियों को बढ़ा चढ़ाकर क्यों देखते हैं? कुछ बातों को नज़रअंदाज क्यों नहीं कर पाते? दिन का ताल क्यों बना देते हैं? मैं सोचने लगा, पवन मेरा सगा भाई है। यदि जाने अनजाने उसने कुछ गलत किया या कहा भी है तो आपस में मिल बैठकर मतभेद निपटाने का प्रयास भी तो कर सकते थे। गलतफहमियों को दूर करने के बदले हम रिश्तों को समाप्त करने के लिए कमर कस लें, यह तो समझदारी नहीं है। असलियत तो यह है कि कुछ शातिर लोगों ने दोस्ती का ढोंग रचाते हुए हमें एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया, हमारे बीच की खाई को गहरा किया। हमारी नासमझी की वजह से वे अपनी कोशिशों में कामयाब भी रहे, क्योंकि हमने अपनों की तुलना में गैरों पर विश्वास किया। मैंने निर्णय कर लिया कि अपने फैसले मैं खुद लूँगा। पवन की शादी में जानवी जाए या न जाए, किंतु मैं समय पर पहुंचकर भाई का फर्ज निभाऊंगा। उसकी सगाई में भी जानवी की वजह से ही मैं तब पहुंचा जब प्रोग्राम समाप्त हो चुका था। सगाई वाले दिन मैं जल्दी ही दुकान बंद करके घर आ गया था, लेकिन जानवी ने कलह शुरू कर दिया था। वह पवन के प्रति शिकायतों का पुराना पुलिंदा खोल कर बैठ गई थी। उसने मेरा मूड इतना खराब कर दिया था कि जाने का उत्साह ही ठंडा पड़ गया। मैं बिस्तर पर पड़ा पड़ा सो गया था। जब नींद खुली तो रात के 10 बज रहे थे। मन अंदर से कहीं कचोट रहा था कि तेरे सगे भाई की सगाई है और तू यहाँ घर में पड़ा है। फिर मैं बिना कुछ विचार किए देर से ही सही पवन के घर चला गया था। मानव का स्वभाव है कि अपनी गलती ना मानकर दोष दूसरे के सिर पर मढ़ देता है। जैसे ही वह दोष मैं जानवी के सिर पर मढ़ दिया। ठीक है, जानवी ने मुझे रोकने का प्रयास अवश्य किया था, किंतु मेरे पैरों में बेड़ी तो नहीं डाली थी। दोषी मैं ही था। वह तो दूसरे घर से आई थी। नए रिश्तों में एकदम से लगाव नहीं होता। मुझे ही कड़ी बनकर उसको अपने परिवार से जोड़ना चाहिए था, जैसे उसने मुझे अपने परिवार से जोड़ लिया था। जानवी की सिसकियों की आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ। वह बाहर वाले कमरे में थी। उसे मालूम नहीं था कि मैं नहाकर बाहर आ चुका हूँ और फ़ोन की पैरेलल लाइन पर माँ व उसकी पूरी बातें सुन चुका हूँ। मैं सहजता से बाहर गया और उससे पूछा, जानवी रो क्यों रही हो? मुझे रुलाने का ठेका तो तुम्हारे घर वालों ने ले रखा है। अभी आपकी माँ का फ़ोन आया था। आपको तो पता है ना, मेरी भाभी ने आत्महत्या की थी। आपकी माँ ने आरोप लगाया है कि भाभी की हत्या की साजिश में मैं भी शामिल थी। कहकर वह ज़ोर से रोने लगी। बस यही आरोप लगाने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था। उनके हिसाब से मैंने रिश्तों को तोड़ा है, फिर भी वे चाहती हैं कि मैं पवन की शादी में जाऊं। मैं इस शादी में हरगिज़ नहीं जाऊंगी।
यह मेरा अंतिम फैसला है। तुम्हें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। सुनो, हम दोनों अपना अपना फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं चाहते हुए भी तुम्हें पवन के यहाँ चलने के लिए बाध्य नहीं करना चाहता, किंतु अपना निर्णय लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। तो तुम जाओगे? पवन तुम्हारे मेरे लिए जगह जगह इतना जहर उगलता फिरता है, फिर भी जाओगे? इस कहानी का सेकंड पार्ट सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की वीडियो को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।